हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है। ना ही यहां पर ऐसा होता है कि आपको 2 चैप्टर पढ़ा दिए फिर उसके बाद कहा जाए कि भाई कोई पेमेंट करो, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदो। तो आपको यहां पर सभी वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। तो हमारा आज का ये वीडियो होने वाला है लोकतंत्र के ध्वंस को लेकर। ये हम जो पढ़ रहे हैं ये हमारे कक्षा 9वीं के इतिहास का चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें हम नात्सीवाद, जिसको नाजीवाद भी कहते हैं, और हिटलर का उदय, तो उसी का एक टॉपिक है जिसमें हम लोकतंत्र के ध्वंस के बारे में जानकारी लेंगे। आपको पता होगा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर हिटलर के उदय पर बात की थी कि हिटलर का उदय कैसे हुआ था। हमने देखा था कि हिटलर जो था वो पैदा होता है ऑस्ट्रिया में, बचपन बहुत गरीबी में निकला, फिर बेरोजगारी थी जवानी के अंदर, जब युवावस्था में था उसने ज्वाइन कर ली थी आर्मी, उस पर वो संदेशवाहक बना, फिर फौज में आता है, तमगे जीतता है, लेकिन जर्मनी हार जाता है। जर्मनी के हारने से हिटलर को झटका लग जाता है और फिर जो संधि हो जाती है उस संधि से हिटलर और टूट जाता है। इसके बाद हिटलर एक जर्मन वर्कर्स नाम की पार्टी को ज्वाइन करता है, उस पर धीरे धीरे अपना नियंत्रण स्थापित करता है और वही पार्टी आगे जाकर क्या बन जाती है, नात्सी पार्टी बन जाती है। और हिटलर की पार्टी की विचारधारा जो थी उसको हम नात्सीवाद या नाजीवाद के रूप में जानते हैं। उनकी अपनी एक अलग विचारधारा हो जाती है। इस विचारधारा से लोगों का जुड़ाव शुरुआत में कम था, लेकिन जैसे ही आर्थिक महामंदी का दौर आया 1929 से लेकर 1932 का दौर, इस 1929 से लेकर 1932 के दौर में जर्मनी की हालत बहुत खराब होने लगी। उस बीच में जब जर्मनी की हालत खराब हो रही थी तो नात्सीवाद क्या हुआ, एक जन आंदोलन बन गया, मतलब कि लोग इसमें बड़ी मात्रा में जुड़ने लगे। उदाहरण के तौर पर हमने देखा था कि 1929 के चुनाव में हिटलर को महज 2.6% वोट मिले हुए थे, जबकि वही 1932 के चुनाव में हिटलर की पार्टी को 37% वोट मिला हुआ था, 37% वोट उनको मिला हुआ था। अब क्या हुआ, जब 37% वोट उनको मिल गया तो वो एक बड़ी पार्टी बन गई थी। तो उसी के आगे की कहानी हम स्टार्ट करते हैं कि अब हिटलर की पार्टी जो है वो बड़ी पार्टी बन जाती है, 37% वोट प्राप्त कर जाती है ना, 37% वोट इनको 1932 में है, 1932 के चुनाव में मिल जाता है। तो 32 के तुरंत बाद 33 आता है, तो जनवरी के अंदर 30 जनवरी 1933 को एक ये सारा जैसे पार्टियां चुनाव जीतती हैं तो वहां का जो राष्ट्रपति होता है वो देखता है, तो वहां के उस टाइम पर जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था हिंडनबर्ग, है ना, हिंडनबर्ग। तो ये राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने देखा कि सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, हिटलर की है, 37% वोट के साथ वो पावर में आई हुई थी। तो हिंडनबर्ग ने क्या किया, हिटलर को निमंत्रण दिया, है ना, हिटलर को क्या किया, हिटलर को निमंत्रण दिया गया कि आ जाओ आप और क्या करो। निमंत्रण में मतलब क्या होता है, एक पत्र लिखा जाता है, इनने अपना दावा पेश किया होगा तो इनने इनको निमंत्रण दिया। निमंत्रण में क्या कहा गया कि आओ और चांसलर का पद संभालो। चांसलर का पद क्या है, तो चांसलर का पद जर्मनी के अंदर सबसे ताकतवर पदों में से एक है, या हम ये कहें कि यही सबसे ताकतवर पद है। ये क्या होता है, मंत्रिमंडल का सबसे शक्तिशाली पद होता है। अगर हम इसकी तुलना भारत के प्रधानमंत्री के साथ करते हैं तो भारत में जैसे प्रधानमंत्री होता है वैसे ही आप जर्मनी में कह सकते हैं चांसलर ताकतवर होता है। यहां प्रधानमंत्री पावरफुल है, वहां चांसलर ताकतवर है। तो वैसा ही पद इनको बनाने के लिए इनको निमंत्रण दिया गया कि आप आ जाओ और बैठ जाओ। तो हिटलर गया होगा कि नहीं गया होगा, हिटलर ने जाकर वो पद ग्रहण कर लिया होगा। क्यों किया होगा, ये चांसलर क्यों बन गया होगा। आपको पता था कि जब 1919 में युद्ध हार जाते हैं, संधि हो जाती है वर्साई की, तो संधि के बाद हिटलर टूट जाता है और वो दोबारा से अपने देश को खड़ा करने की कोशिश करता है। खड़ा करने के लिए वो चाहता है कि सत्ता में वो आ जाए। हमने देखा था कि जब उसने राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर ली थी तो उसने कई बार 2 असफल योजनाएं बनाई हुई थी, जिसमें से एक में सत्ता पर कब्जा करने की योजना भी हुआ करती थी। तो 1919 के बाद से ही हिटलर क्या था कि अब वो शासक बनने के लिए तैयार था कि भाई हमको जाना है और अपने वर्साई की संधि के अपमान का बदला लेना है, उसके लिए वो ट्राई कर रहा था। तो हिटलर ने इस पद को ग्रहण कर लिया। अब आप देखेंगे 1933 का दौर है और मंदी का जो दौर था वो 1929 से लेकर 1932 का दौर हुआ करता था। 32-33 में कोई फर्क नहीं है, असर तो कुछ ना कुछ रहा होगा यहां पर। इस बीच में आप देखेंगे कि हिटलर की जो पार्टी है, जिसको हम नात्सी पार्टी कहते हैं या नाजी पार्टी भी कहते हैं ना, इसको कई सारी जगह ऐसा भी लिखते हैं नाजी पार्टी, है ना। तो जो नात्सी पार्टी है या जो नाजी पार्टी है उसने जो
बचे हुए लोग थे जिनको हम रूढ़िवादी कहते हैं, रूढ़िवादियों को भी क्या किया, अपने उद्देश्यों के साथ जोड़ लिया। कौन है ये रूढ़िवादी लोग? तो रूढ़िवादी लोग ये वो लोग थे जो व्यवस्था में परिवर्तन बहुत आसानी से नहीं चाहते हैं। क्लियर? ये रूढ़िवादी वो थे जिन्होंने बाइमर गणराज्य जब बनाया गया था तो बाइमर गणराज्य बनाने वाले और इनके हिमायतियों को क्या कहा था? नवंबर का अपराधी कहा था। तो कहने वाले लोग कौन थे? ये रूढ़िवादी थे, या इन रूढ़िवादियों की आड़ में दूसरे लोग भी कह रहे थे। तो इनको लग रहा था हिटलर को कि रूढ़िवादी भी ठीक ठाक ग्रुप है, तो रूढ़िवादियों को भी क्या किया हिटलर ने? अपनी पार्टी से जोड़ लिया, अपने उद्देश्यों से जोड़ने में सफल हो जाता है, इनको भी जोड़ लेता है। क्या होगा? हिटलर का जो जनता के अंदर आधार था वो बड़ा हो गया था और ये और आ गए, तो फिर क्या हो गया? ये आधार और मजबूत हो जाता है। हिटलर गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठकर ही गद्दी का मजा लिया होगा कि वाह क्या मुलायम गद्दी, ऐसा क्या होगा? नहीं, गद्दी पर बैठते ही क्या हुआ? उसको सत्ता मिली। सत्ता मिलते ही उसने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम स्टार्ट कर दिया। उद्देश्य क्या थे? क्योंकि जर्मनी को दोबारा से ताकतवर बनाना था, जर्मनी के अपमान का बदला लेना था, और वो राजतंत्र, वो आपका लोकतंत्र या गणतंत्र में हो नहीं सकता था, क्योंकि ये लोग उदार कॉन्सेप्ट पर काम करते थे और लोगों का जो विश्वास था वो भी घट चुका था। किससे? लोकतांत्रिक व्यवस्था से। क्यों? क्योंकि वहां पर सरकारें बहुत बार बार बदल रही थी। हमने देखा हुआ था कि 20 मंत्रिमंडल बदल गए थे और हर एक मंत्रिमंडल का औसत कार्यकाल हम देखें तो 239 डेज के आसपास हुआ करता था। हिटलर को मौका मिला, हिटलर गद्दी पर बैठा और उसने क्या किया? लोकतांत्रिक शासन की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है डेमोक्रेट रूलिंग का या डेमोक्रेट गवर्नेंस का, उसको नुकसान पहुंचाना स्टार्ट किया। और ऐसे ही कोई संस्थान है उनको भी उसने क्या कर दिया? भंग करना स्टार्ट कर दिया। तो लोकतांत्रिक शासन की संरचना और उनसे जुड़े जो संस्थान या इंस्टीट्यूशंस हैं उनको नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दिया, उनको भंग करना या व्यवस्था को बदलना स्टार्ट यहां पर कर देता है। ये धीरे धीरे चल रहा था, एकदम से नहीं कर सकते, कहीं जनता विरोध ना कर दे, लेकिन भगवान हिटलर के साथ था। क्या हुआ? अग्निकांड हो जाता है। कहां होता है ये अग्निकांड? जर्मनी की संसद के अंदर होता है। क्या होता है इस अग्निकांड के अंदर? अग्निकांड में संसद के अंदर आग लग जाती है। अग्निकांड का मतलब क्या है? आग का लग जाना। तो संसद के अंदर क्या है? आग लग जाती है। और आग क्या करती है? बताओ जरा। आग कभी ऐसा करती है कि बोले अरे ये तो अपने परिचित वाला, इसको नहीं हम जलाएंगे। आग तो लगी और एक तरफ से जलाती जाती है। तो जैसे ही अग्निकांड हो गया, आग लग गई, तो आग लग जाने में क्या होता है? संसद के कई सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या होते हैं? जलकर खाक हो जाते हैं। जलकर खाक हो जाते हैं तो हिटलर को ये मौका मिल जाता है और हिटलर कुछ अध्यादेश जारी करता है, जिनको किस नाम से जानते हैं हम? अग्नि अध्यादेश के नाम से जानते हैं। अभी कभी अग्नि अध्यादेश पूछ लिया गया तो क्या बताएंगे? अग्नि अध्यादेश तब लाया गया जब जर्मन संसद के अंदर 1933 के अंतर्गत ही अग्निकांड हो जाता है। तो उस अग्निकांड के में कई सारे दस्तावेज जल जाते हैं। उसके बाद ही जो लाए गए अध्यादेश हैं उनको हम क्या कहते हैं? अग्निकांड अध्यादेश या अग्नि अध्यादेश कहते हैं, या फायर डिक्री भी कहलाती हैं। तो अग्नि अध्यादेश क्या हुआ? 28 फरवरी 1933 को आता है ना। ये जनवरी में वो बैठते ही क्या हो गया? अग्निकांड हो गया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जल गए। फिर हिटलर के द्वारा कुछ अध्यादेश निकाले गए जिनको हमने अग्नि अध्यादेश कहा था, और डेट क्या हो गई? 28 फरवरी 1933। क्या हो रहा था इन अध्यादेशों में? तो हिटलर, चूंकि हिटलर क्या बनने वाला था? हिटलर एक तानाशाह की जैसे एक शासन चाहता था ना, और तानाशाह जब आप बन जाते हैं तो तानाशाह व्यक्ति अपनी बुराई कभी नहीं सुन सकता। मतलब वो ऐसी व्यवस्था चाहता है कि जो वो कहे, है ना, जो वो कहे वही सब सही हो, जो वो कहे वो क्या हो? सही हो। बाकी जो कोई और कहता, अगर उसने किसी को गलत कह दिया तो वो गलत है। तो हिटलर एक ऐसी व्यवस्था के लिए काम कर रहा था। चूंकि अगर व्यक्तियों को अधिकार दिए गए हैं, व्यक्तियों को बोलने का अधिकार दिया गया है, तो वो आपके गलत काम करने पर उंगली उठा सकते हैं, बोल सकते हैं। न्यूज़पेपर वाले आपके गलत काम करने पर छाप सकते हैं। तो हिटलर ने क्या किया? हिटलर ने जैसे ही अग्नि अध्यादेश जारी किए तो इनमें क्या करता है? वो नागरिक अधिकारों को, प्रेस एवं सभा करने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और सभा करने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की जो आजादी थी, इन सभी को उसने अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। इन सभी का बाइमर संविधान के अंतर्गत बड़ा महत्व था, इनका बड़ा इंपॉर्टेंस हुआ करता था कि क्योंकि नागरिकों को अपने कुछ अधिकार थे, प्रेस को अपनी स्वतंत्रता थी, सभा करने की स्वतंत्रता हुआ करती थी, ये सभी बंद कर दी गई। और अभिव्यक्ति मतलब आप अपने मन की बात प्रकट करना, आपके अंदर कुछ चल रहा है, कुछ सुना है, उसको प्रकट करना, जिसको अभिव्यक्ति कहते हैं, वो सारी बातें भी क्या कर दी गई? निलंबित कर दी गई। और ये अनिश्चित काल के लिए किया गया। अब व्यक्तियों के नागरिक अधिकार खत्म कर दिए, मतलब आप बोल नहीं सकते, जो हिटलर कहेगा उसी के हिसाब से चलेगा। प्रेस लिख नहीं सकता कुछ, अब शासन कैसा चल रहा है उसके ऊपर पूरा नियंत्रण अब किसका होगा? सरकार का होगा। सभाएं नहीं कर सकते हैं आप, और आप अपने मन की जो बात है उसको भी आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इन सभी को क्या किया गया? अनिश्चित काल के लिए निलंबित किया गया। जबकि जर्मनी
का जो संविधान था, जिसको वाइमर संविधान कहते हैं, उसमें इन सभी अधिकारों का बड़ा महत्व हुआ करता था, इनको ऊंचा दर्जा दिया गया था। अब ये सब किया उसने कि आपको बोलने का अधिकार नहीं है। अग्निकांड के द्वारा उसने अध्यादेश जारी करके अपने नियंत्रण में ले लिया, और इसके साथ वो क्या कर रहा था, अपन ने देखा हुआ था कि जैसे ही वो बैठा तो उसने संवैधानिक के लोकतांत्रिक चीजों को चेंज करना स्टार्ट कर दिया, उन संस्थानों को भंग करना स्टार्ट कर दिया। हिटलर गद्दी पर बैठे बैठे हिटलर ने निशाना लगाया, और उसके निशाने पर कौन थे? कम्युनिस्ट लोग हुआ करते थे। कौन थे? कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट लोग उसके निशाने पर थे। तो कम्युनिस्टों को उसने निशाना बनाया, और कम्युनिस्ट क्या थे? उसके शत्रु हुआ करते थे। इस कारण से उसने कम्युनिस्टों को टारगेट किया, कम्युनिस्टों को टारगेट किया। और जो भी और दुश्मन थे, केवल कम्युनिस्टों की बात नहीं की जा रही है, ऐसी करीब 52 प्रजातियां या 52 किस्म के लोगों को हिटलर टारगेट करेगा। तो उसने राजनीतिक दुश्मन जो थे, वो राजनीतिक दुश्मन कौन थे? कम्युनिस्ट थे। तो कम्युनिस्टों को टारगेट किया गया और अपने शत्रुओं को पकड़कर कहां डाला गया? कंसंट्रेशन कैंप में डाला गया। क्या होता है ये कंसंट्रेशन कैंप? तो एक इलाका होता है जहां पर व्यक्ति को पकड़कर डाल दिया जाता है, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद करके रखने की जो जगह है, उसको क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन कैंप कहते हैं। कैसा होता है? इस प्रकार का होता है कंसंट्रेशन कैंप। इसमें आपको रख दिया जाता है, आप यहां पर कैद होते हैं। बाहर ये बिजली के तार लगा दिए जाते हैं जिनमें करंट दौड़ता रहता है, मतलब आप निकल कर जाने की कोशिश करेंगे तो करंट लगकर मर जाएगा। यहां पर आपको बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत रखा जाता है। आपको पता नहीं होता कि आपने गुनाह क्या किया है, आपको यहां डाल दिया गया। संभावना ये है कि यहां पर आपकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं होंगी, या तो बीमारी हो जाएगी, या कुछ और हिटलर का दिमाग खराब होगा, तो कभी वो आपको गैस के चैम्बर में डलवा कर मरवा देगा, या जहर के इंजेक्शन लगवा कर मरवा देगा। तो ये कंसंट्रेशन कैंप में इनको बंद किया गया था। अगर हम बात करें कि हिटलर का टारगेट केवल ये कम्युनिस्ट थे, तो ये कम्युनिस्ट नहीं थे। हिटलर ने जर्मनी के अंदर कुल 52 किस्म की नस्लों का, है ना, या 52 किस्म के लोगों का सफाया किया था, इन लोगों का दमन किया था, इनको उसने टारगेट किया हुआ था। क्लियर? तो हिटलर ने गद्दी पर बैठते ही अपना टारगेट अचीव करना स्टार्ट किया, अपने दुश्मनों को मारना उसने स्टार्ट कर दिया। अब क्या होगा? 3 मार्च 1933, है ना, आप देख ही रहे हैं, अभी ज्यादा समय नहीं हो पाया। हिटलर गद्दी पर बैठा, कब बैठा? आपने देखा था कि जनवरी, है ना, कब बैठा? जनवरी 1933 में। फिर हमने देखा कि फरवरी 1933 में अग्निकांड हो गया और अग्नि अध्यादेश जारी हो गए। और मार्च में क्या कर दिया उसने? मार्च 1933 में उसने क्या कर दिया? मार्च 1933 में एक एक्ट पास हो गया, जिसको कहते हैं क्या? इनेबलिंग एक्ट। इस इनेबलिंग एक्ट को आप विशेषाधिकार अधिनियम भी कह सकते हैं। क्या होता था इस इनेबलिंग एक्ट या विशेषाधिकार? तो इस इनेबलिंग एक्ट और विशेषाधिकार अधिनियम के तहत, दोनों एक ही बातें हैं, इनके तहत क्या कर दिया गया? हिटलर को ये पावर मिल गई कि अब वो पूरा शासन किससे चला सकता है? जो अनुच्छेद 48 का उपयोग वो कर रहे थे, मतलब राष्ट्रपति के पास जो अनुच्छेद था उसके तहत पूरा शासन चला सकता है। मतलब जैसे ही इनेबलिंग एक्ट पारित हुआ, उसके साथ ही जर्मनी में क्या स्थापित हो गई? तानाशाही स्थापित होने के लिए बिल्कुल रास्ता साफ हो गया और तानाशाही स्थापित हो जाती है। और तानाशाह कौन बन जाता है? तानाशाह बन जाता है आपका हिटलर। हिटलर तानाशाह के रूप में गद्दी पर काबिज हो जाता है। क्लियर ये बात? जैसे एक फोटो मैंने लगा के रखी है, हिटलर तो पुराने जमाने के हो गए, ये अभी आज के जमाने के तानाशाह हैं, है ना। ये कहां के हैं? नॉर्थ कोरिया के हैं, नॉर्थ कोरिया के शासक हैं ये। और इनके बारे में कई सारी बातें ऐसी प्रचलित हैं कि अगर इनने हेयर स्टाइल डिसाइड कर दी है ना, ऐसी कई सारे मिथ भी चलते हैं कि इनने कुछ कह दिया है कि ये बात नहीं होनी चाहिए, तो फिर नहीं होनी चाहिए। जैसे यहां पर ऐसा कहते हैं कि कोरोना का एक केस मिला था, तो इनने उस कोरोना के व्यक्ति को मरवा दिया था और अपनी कंट्री को 0% कोरोना कर दिया था। बोले हमारे यहाँ कोई कोरोना नहीं है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर कोरोना है तो फिर इलाज करवाना पड़ेगा आपको, यहाँ नहीं था। ये तानाशाही है। मरवाना सही व्यवस्था है क्या? तो तानाशाह के दिमाग में जो आता है वही सही व्यवस्था हो जाती है। तो हिटलर ने क्या किया? यहाँ पर अब तानाशाही स्थापित हो गई। तानाशाही कैसे स्थापित हुई? कि हिटलर ने ये पावर ले ली कि भाई अनुच्छेद 48 के तहत हम पूरा संविधान चलाएंगे, हम देश चलाएंगे, एक ही अनुच्छेद के तहत चलाएंगे। तो हिटलर को कैसे? निरंकुश अधिकार प्राप्त हो गए। निरंकुश का मतलब क्या हो गया? कि हिटलर के ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। हिटलर अब संविधान के ऊपर है, वो जैसे चाहे वैसे अपने देश को चला सकता है, उसको निरंकुश अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इस इनेबलिंग एक्ट के द्वारा उसको जो निरंकुश अधिकार प्राप्त होते हैं, इससे क्या हुआ कि उसने संसद को हाशिए पर धकेलने में कामयाब रहा, या संसद को हाशिए पर धकेल दिया। और पूरा देश कैसे चलाया? अध्यादेशों के जरिए ही चलाया था, है ना। अध्यादेश के बारे में हमें पता ही है कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो अध्यादेशों के जरिए ही पूरा देश वो चलाएगा। पूरा संविधान उसने खत्म कर दिया और देश कैसे चल रहा है? अब सिर्फ ऑर्डिनेंस या अध्यादेश के माध्यम से ही चल रहा है। जब तानाशाही स्टार्ट हो गई, निरंकुश व्यवस्था आ गई, है ना, अपन ने देखा यहां पर कि उसने क्या कर दिया कि अब वो इनेबलिंग एक्ट के द्वारा तानाशाह बन गया,
तानाशाह बन जाता है। तानाशाह बना तो वो कैसा हो गया? निरंकुश हो गया। निरंकुश का मतलब क्या हो गया? कि उसके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होगा। निरंकुश हो गया तो उसने क्या किया? सभी चीजों को अपने किस में कर लिया? नियंत्रण में कर लिया। जब सभी चीजों को वो अपने नियंत्रण में कर रहा है तो उसने क्या किया? सबसे पहले राजनीतिक पार्टियों को टारगेट किया। राजनीतिक पार्टियों में उसने क्या कहा कि नात्सी पार्टी जो है, मतलब जो हिटलर की पार्टी थी, उसको छोड़कर या उससे जुड़े संगठनों को छोड़कर, है ना, इनको ही बस स्वतंत्रता और अधिकार है, बाकी सभी की स्वतंत्रता और अधिकार छीन लिए, खत्म कर दिए, उनका दमन कर दिया, है ना। सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियंस पर क्या कर दी उसने? पाबंदी लगा दी, उनको अवैध या गैर कानूनी घोषित कर दिया। अब हिटलर का पूरा नियंत्रण कैसे आ गया? जो हम नियंत्रण की बात कर रहे थे, ये वाला जो पॉइंट है ना, वो क्या हो गया? अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना, न्यायपालिका और राज्य पर पूरे तरीके से नियंत्रण किसका स्थापित हो जाता है? हिटलर का। हिटलर जैसे चाहे वैसे राज्य को चला सकता था और उसने जैसे चाहे वैसे राज्य को चलाया भी हुआ था। ये राज्य पर नियंत्रण आया, मीडिया पर नियंत्रण आया, अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण आया, सेना पर नियंत्रण आया। अब समाज पर नियंत्रण स्थापित करना था। वो समाज को अपने तरीके से चलाना चाहता था, तो उसने समाज को नियंत्रित करने और व्यवस्थित करने के लिए क्या किया? कैसे व्यवस्थित करना था उसे? नात्सियों के हिसाब से। नात्सी मतलब कौन? हिटलर के हिसाब से। हिटलर के दिमाग में जो है उसके हिसाब से इनको क्या किया जाए? उसके हिसाब से इनको व्यवस्थित किया जाए। क्लियर? तो उसके हिसाब से इनको व्यवस्थित करने के लिए एक विशेष निगरानी के तहत रखा गया। तो इन समाज के सभी लोगों की एक निगरानी की जाए। निगरानी का मतलब क्या है? इनके ऊपर नजर रखी जाए। तो विशेष निगरानी और सुरक्षा के लिए दस्ते गठित कर दिए। सुरक्षा नाम है, सुरक्षा रक्षा आपकी होगी ना यहां पर कि हमारी सुरक्षा है। आपको क्या कर दिया गया कि आप अगर उसके हिसाब से नहीं चल रहे हैं तो ये दस्ते क्या करेंगे? आपको पकड़ पकड़ कर जेल में डालना स्टार्ट करेंगे, मारना पीटना स्टार्ट करेंगे। पुरानी पुलिस में हम बात करें, पुरानी जो सेना थी या भर्ती पुलिस थी उनकी, हरी वर्दीधारी और स्ट्रॉम ट्रूपर्स, ये पुरानी पुलिस हुआ करती थी। इनके अलावा उन्होंने क्या किया? गेस्तापो, गुप्तचर राज्य पुलिस को बना दिया। एक SM जिसको अपराध नियंत्रण पुलिस कहा जाता है, दूसरा सुरक्षा सेवा जिसको कहते हैं SD, इनका गठन कर दिया। अब ये दस्ते बना दिए गए और इनको क्या कर दिया गया? काम पर लगा दिया गया। क्या होता है? उसने कुछ कानून बना दिए होंगे, उसने कुछ नियम तरीके सेट कर दिए होंगे कि समाज ऐसा चलना होगा और इनको वो लिस्ट पकड़ा दी होगी कि बस इसके हिसाब से चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो क्या करो? नुकसान पहुंचाना या उनको पकड़ के जेल में डालना स्टार्ट करो। तो जो दस्ते बनाए गए, जो नवगठित दस्ते बनाए गए, नई नई पुलिस की जो संगठन बनाए गए, इनको क्या कर दिया गया? बेहिसाब, मतलब कोई हिसाब नहीं है, इतने कानून, इतने अधिकार इनको दे दिए गए। और वो सारे अधिकार कैसे थे? असंवैधानिक, संविधान के हिसाब से नहीं थे, जो चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते थे। तो जब संगठनों को या पुलिस वर्ग को ऐसे बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और जब उनको ये डर नहीं होता कि उनके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश है, हमें ये डर नहीं है कि अगर हमने गलत कर दिया तो हमारी नौकरी जाएगी या जेल होगी, उनको किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं था क्योंकि हमको तो खुली छूट मिली हुई थी। तो क्या हो गई? धीरे धीरे राज्य की छवि कैसी हो गई? एक खूंखार आपराधिक राज्य के रूप में बन जाता है। और जर्मनी जो था उसको अब किस रूप में जानने लगे? नात्सी राज्य में, क्योंकि सरकार किसकी थी? नात्सियों की सरकार थी। तो नात्सी राज्य कैसा बन गया? खूंखार, एक नात्सी जर्मन कैसा हो गया? खूंखार आपराधिक राज्य के रूप में बन जाता है। अगर हम संगठनों की बात करें तो उसमें एक संगठन है गेस्तापो। तो इसको क्या किया गया कि इन सभी संगठनों को बहुत असीमित अधिकार प्राप्त थी। तो ये किसी को भी पकड़कर अपने यंत्रणा गृह में, जहां पर यातना देते हैं, जहां पर टॉर्चर करते हैं, ऐसे घर में या ऐसे गृह में डाल सकते हैं। किसी को भी पकड़कर जेल में डाल सकते हैं और किसी को भी बिना कारण के कभी भी देश निकाला दिया जा सकता है। ये व्यवस्था यहां पर कर दी गई। अब जब आप ब्यूरोक्रेसी को या पुलिस को इस प्रकार के असंवैधानिक अधिकार दे देंगे और उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि हमको काम कैसे करना है, तो क्या होगा? राज्य एक निरंकुशता की तरफ बढ़ जाएगा। पुलिस ने कैसे कर दिया? एक आपराधिक खूंखार राज्य की छवि बना दी जर्मनी की और एक निरंकुशता की तरफ बढ़ता हुआ राज्य यहां पर बन जाता है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमने देखा कैसे लोकतंत्र का ध्वंस हुआ। हिटलर गद्दी पर बैठा, उसने क्या किया? उसने सबसे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बदला, फिर आग लग गई तो अध्यादेश पारित किया और एक तानाशाही स्थापित कर दी। तानाशाही स्थापित होते ही क्या हो गई? लोकतंत्र का ध्वंस हो गया। उसने सरकार के सभी जो भी सरकार की जितनी भी भुजाएं थी, सेना, अर्थव्यवस्था, सब पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। समाज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अलग अलग प्रकार के दस्तों का गठन कर दिया और इन दस्तों ने बहुत गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से लोगों को पकड़ा, जेल में डाला, किसी को भी घर से या देश से बाहर निकाल दिया। तो ये सब यहां पर व्यवस्था चलती रही। तो ये बात हमने इस वीडियो के अंदर देख ली कि भैया कैसे लोकतंत्र का ध्वंस हो जाता है यहां पर।
अब आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट डेवलप की है और अपना एक ऐप डेवलप किया है। ऐप को आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए आप गूगल पर टाइप करें magnetbrains.com। ये वेबसाइट इसलिए बनाई गई है ताकि आप अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित तरीके से जारी रख सकें, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सके। जैसे ही गूगल पर डालेंगे पहली लिंक आएगी, क्लिक करेंगे, आप वेबसाइट में प्रवेश कर जाएंगे। प्रवेश करते ही आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होंगे कि आप इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन, एनटीएससी, ओलंपियाड क्या पढ़ना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। मान लीजिए कि आपने हिंदी मीडियम, आपने सिलेक्ट किया हिंदी मीडियम। उसके बाद आपको क्लास सिलेक्ट करनी है, फिर आपने क्लास सिलेक्ट की कि आप क्लास 9th की हैं तो आप 9th ही सिलेक्ट करेंगे। तो आपके सामने सारे टीचर अवेलेबल होंगे। अब ये टीचर अवेलेबल होंगे तो फिर आपको क्या करना है, इनमें से जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उसको आपको देखना है, उसको क्लिक करना है। मान लीजिए आप सामाजिक विज्ञान पढ़ना चाहते हैं तो इस पर कहां क्लिक करेंगे, वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, उस सामाजिक विज्ञान की सारी क्या होंगी, जो भी आपकी इतिहास वाला पोर्शन है उसके सभी क्या हो जाएंगे, सारे चैप्टर आपके सामने आ जाएंगे। आपने किसी एक चैप्टर पर क्लिक किया, जैसे मान लीजिए चैप्टर 1 पर यहां पर क्लिक किया तो सारे टॉपिक खुल गए, इसका परिचय और ये सारी बातें, और आपको यहां पर दिख जाएगा कौन कितना ड्यूरेशन है, कितना बड़ा वीडियो है, कितना छोटा वीडियो है। और उसको देखने के लिए आप क्या करें, यहां पर वॉच नाउ पर क्लिक करें। जैसे ही वॉच नाउ पर क्लिक करते हैं वीडियो चल जाएगा, आप अपनी पढ़ाई करें। पढ़ाई कर गए, वीडियो खत्म होगा, खत्म होते ही अगर आपको अगले वीडियो पर जाना है तो आपको कहीं नहीं जाना, नेक्स्ट दबाएंगे, उसके आगे का वीडियो तुरंत चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ पाएंगे, अपने ज्ञान को बढ़ा पाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये पाठ्यक्रम प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। जो भी सेशंस होते हैं, जो भी वीडियोस आते हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सके, और कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।